आई विल बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर डीजिंग फेंग चेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी होती हैं। जब वो उसकी तरफ उसके करीब पहुंच जाती है तो उसी के साथ ही उनकी डिसाइपल जो होती है यानी वैन जिन चिल्लाकर कहती है कि मास्टर प्लीज यहीं पर रुक जाए, ऐसा मत करें, इन लोगों के ऊपर थोड़ा सा तरस खाएं। तो वो जंप करते हुए जल्दी से मास्टर फेंग चेन के सामने आकर खड़ी हो जाती है ताकि मास्टर फेंग चेन के ऊपर अटैक होने से अपनी बॉडी के साथ बचा सके। ऐसी वो उसके सामने वहां पर पहुंच जाती है। तुम्हारा फेंग हाउ कहता है कि ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं यहाँ पर इन दोनों को मरने नहीं दे सकता क्योंकि ये वो दोनों लोग हैं जिनको मैं प्यार करता हूं। तुम्हारा फेंग हाउ वहां पर बिल्कुल रेडी होता है फाइट करने के लिए। वो अपनी बॉडी के साथ वहां पर अटैक को ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जब वो अपनी बॉडी के साथ अटैक को ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी बॉडी के अंदर से इस तरह का प्रेशर रिलीज हो रहा होता है कि मास्टर को भी समझ आ जाती है, यानी मास्टर डीजिंग को इस बात की समझ आ जाती है लड़का बिल्कुल एक मॉन्स्टर है और अगर इस लड़के ने यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक कर लिया तो ये इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और सभी के सामने इसकी इंसल्ट हो जाएगी। तो मास्टर डीजिंग वहीं पर से अपनी पावर्स को रिवोक कर लेती है और कहती है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इस बार अपनी डिसाइपल वैन जिन के लिए इन लोगों को छोड़ देती हूँ। वैन जिन, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें अपनी डिसाइपल क्यों चूज किया है? क्योंकि तुम्हारे पास स्पेशल फिजिक है जिसे आइस फिजिक कहते हैं। फिजिक की वजह से मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, तुम्हें यहाँ पर मेरी डिसाइपल बनना है। अगली बार इन लोगों ने अगर इस तरह का कुछ किया तो फिर मैं यहाँ पर इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। अगली बार मैं इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगी और ना ही यहाँ पर तुम्हारे पर कुछ तरस खाऊंगी। मास्टर वैन उसे कहते हैं कि प्लीज मेरी बेटी अभी बच्ची है, नादान है, मैं उसे समझाऊंगा कि दोबारा कभी भी इस लड़के से ना मिले, प्लीज आप उसको यहाँ पर फेंगजुई कॉलेज से मत निकालिएगा, उसे अपनी डिसाइपल बना लें। बाकी के सभी एल्डर्स भी ये बात सुनने के बाद गॉसिप करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसी वजह से वैन जिन को चूज किया गया है एक डिसाइपल बनने के लिए क्योंकि उसके पास एक स्पेशल बॉडी है। हमने सुना है कि जिस बंदे के पास भी स्पेशल बॉडी होती है, चाहे उसके पास किसी भी तरह की स्पेशल बॉडी हो, उसकी किस्मत में महान बनना लिखा जा चुका होता है, यानी कि वो एक महान मार्शल आर्टिस्ट बनकर ही रहता है। ये लड़की तो बहुत ज्यादा महान बनने वाली है। मास्टर वैन आपको बहुत ज्यादा बधाई हो कि आपकी वैन फैमिली बहुत ज्यादा तरक्की करने वाली है। तब वहाँ पर सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमारा फेंग हाउ जो होता है वो उसे कहता है कमीनी औरत कहीं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, अभी फिलहाल के लिए मैं तुम्हारा ओपोनेंट नहीं हूँ, यानी कि मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता, लेकिन आज की इस डिसग्रेस को मैं बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला। तुमने मेरे फादर को उनके घुटनों के बल झुका दिया, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। आज से ठीक 3 साल के बाद देखना मैं तुम्हें यहाँ पर इसका डबल दूंगा, यानी कि मैं तुमसे इसका डबल हिसाब लेने वाला हूँ। मास्टर डीजिंग उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर मुझे इस लेवल तक पहुंचने में कितना अरसा लगा? मुझे 6 साल का टाइम लगा ग्रेट मार्शल मास्टर लेवल तक पहुंचने के लिए। और तुम्हें क्या लगता है कि जिसके पास कल्टीवेशन नहीं है, जो कि की पावर को एब्जॉर्ब करता है लेकिन उसको गैदर नहीं कर सकता, क्या तुम्हें लगता है कि 3 साल के बाद तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि तुम मुझे हरा सकते हो? क्योंकि 3 साल के बाद तो मैं इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी। ये बहुत ही बड़ी हंसी की बात है कि तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो। तुम्हारा फेंग हाउ फिर से उसे कहता है कि ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि यहाँ पर क्या हुआ है। अगर तुम अपने अटैक को रिवोक नहीं करती तो कमीनी औरत कहीं कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या होने वाला था, मैंने तुम्हें अभी तक मार दिया होता और तुम ये बात अच्छी तरह से समझती हो। बिल्कुल ऐसा ही था क्योंकि मास्टर डीजिंग ने इसी वजह से अपने अटैक को भी वापस लिया था। तो यहाँ पर ये मसला सॉल्व होने के बाद हमारे फेंग हाउ को दिखाते हैं कि वो बाहर जाकर घास के ऊपर लेटा होता है, बड़े आराम से वहां पर लेटा सोच रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने वहां पर उसको चैलेंज तो कर दिया कि 3 साल के बाद मैं उसको हरा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये सब कुछ वैसे होने वाला है जैसे मैंने डिसाइड किया है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही मसला नहीं है बल्कि यहाँ पर हमारे पास एक और बड़ा मसला है कि मेरे फादर को आज की गद्दी के ऊपर से हटाने के बारे में बातें हो रही हैं। सभी लोग यहाँ पर हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, स्पेशली हमारी फेंग फैमिली के जो एल्डर्स हैं यानी एंसेस्टर्स हैं, वो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमने उनका नाम डबो दिया। सभी इस फैमिलीज के सामने हमने फेंग फैमिली की इंसल्ट करवा दी, इसी वजह से वो मेरे फादर को गद्दी के ऊपर से हटाना चाहते हैं। पर एंसेस्टर का सीन दिखाते हैं। एंसेस्टर उसे कहते हैं कि फेंग चैन फेंग हाउ, तुम दोनों आज के बाद से हमारी फैमिली को और ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोगों की वजह से हमारी फैमिली की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। कुछ भी हो जाए मैं तुम दोनों का अब यहाँ पर फैमिली पैट्रियार्च की गद्दी के ऊपर आगे नहीं बढ़ने दूंगा। के साथ ही वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि फेंग फैमिली के सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए। 3 दिन के बाद हम लोग यहाँ पर दोबारा से वोटिंग करेंगे और फेंग फैमिली में से किसी दूसरे एल्डर को नया पैट्रियार्च बनाया जाएगा क्योंकि तुम और ज्यादा इस फेंग फैमिली की पैट्रियार्च की गद्दी के लायक बिल्कुल भी नहीं रहे। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? तो वो उसे कहते हैं ठीक है एल्डर, हमें आपकी बात समझ आ गई। और इसी के साथ ही हमारा फेंग और उसके फादर फेंग चैन दोनों शर्मिंदा होकर उस मेन हॉल से बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं, जबकि बाकी के सभी लोग वहां पर आहिस्ता आवाज से बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जरा देखो तो सही, पहले बेटा यहाँ पर कचरा हुआ करता था, बाप भी कचरा बन गया, बाप को उसकी गद्दी के ऊपर से हटा दिया गया है, यानी कि वो पैट्रियार्च भी नहीं रहा। क्योंकि हमारा फेंग हाउ इस बात से और भी ज्यादा गुस्से हो रहा होता है और कहता है कि फादर प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह का कचरा नहीं होता तो मुझे लगता है कि हमारे हालात कुछ और होते। इसी के साथ ही उसका किया हुआ वादा वो उसको भी ज्यादा मजबूत करता है और कहता है कि मैंने उससे कहा था, यानी मास्टर डीजिंग से कहा था कि 3 साल के
बाद में बदला लूंगा, तो मैं इस बात का और ज्यादा वादा करता हूँ कि 3 साल के बाद मैं उस बिच को मारूंगा और उसके बाद अपनी फैमिली के ऊपर लगे हुए इस दाग को मिटा दूंगा और आपको दोबारा से पैट्रियट बनवा दूंगा। जबकि फादर उसे कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हें यहाँ पर सारे की सारी बात का इल्जाम अपने पर लेने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, चाहे तुम्हारे पर कोई भरोसा करे या ना करे, तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि 3 साल के बाद तुम एक महान मास्टर बनकर दिखाओगे। फेंग हाओ वहाँ पर ग्रास के ऊपर लेटे लेटे सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये दुनिया जो है ये सिर्फ और सिर्फ ताकत को मानती है, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो सभी लोग तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे, यानी कि फेंग शुई कॉलेज भी कुछ नहीं है, फेंग शुई कॉलेज के एल्डर्स भी मेरे सामने अपना सर झुकाएंगे। अगर यहाँ पर इज्जत चाहिए तो तुम्हारे पास पावर होनी चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपनी लाइफ को चेंज कैसे करूँ। एक बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ेगा कि मुझे कल्टीवेट करना पड़ेगा, लेकिन वो मैं करूंगा कैसे। और इसी के साथ हमारे फेंग हाओ को वहाँ पर आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि जो तो बहुत आसान है, अगर तुम्हें लगता है कि स्ट्रॉन्ग की इज्जत है तो फिर स्ट्रॉन्ग बन जाओ। तो वो उठकर बैठ जाता है और कहता है कौन है यहाँ पर, कौन मुझसे बात कर रहा है, चलो जल्दी से सामने आ जाओ। तो वो बंदा उसे कहता है कि तुम्हें आसपास देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, जरा अपनी तरफ देखो। तुम्हारा फेंग हाओ कहता है लगता है कि ये वही मॉन्स्टर है जो मैंने अपने सपने में देखा था, जो मुझसे बात कर रहा था, लगता है ये मॉन्स्टर फिर से मुझसे बात कर रहा है। तुम्हारा फेंग हाओ उसे कहता है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने कल मेरी पावर्स को कंट्रोल किया था और डीशिंग को डराने में मेरी मदद की थी। उसकी बॉडी के अंदर जो मॉन्स्टर होता है वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुमने बचपन से लेकर अभी तक मुझे बहुत सारी एनर्जी खिलाई है, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर तुम्हारे एहसान के नीचे दबा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि इस वक्त मैं अपनी सोल फॉर्म को तुम्हारी बॉडी के अंदर से बाहर निकालकर तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना दूं? हमारा फेंग हाओ कहता है क्या तुम मुझे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं होता क्योंकि तुमने मेरी बॉडी के अंदर अब तक जितनी भी एनर्जी थी वो सारी की सारी अब्जॉर्ब कर ली, तुम्हारी वजह से मैं कल्टीवेटर नहीं बन पा रहा और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे स्ट्रॉन्गर बना सकते हो। बॉडी के अंदर जो होता है वो उसे कहता है कि तुमने जितनी मेडिसिन और जितनी भी पावर्स वहां पर अब्जॉर्ब की थी वो सारी की सारी मैंने नहीं खाई, बल्कि तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी वर्चुअल बॉडी ने खाई है, क्योंकि तुम्हारे पास एक स्पेशल बॉडी है, इसे वर्चुअल मार्शल आर्ट्स फिजिक कहते हैं। ये एक स्पेशल बॉडी है जो कि किसी भी किस्म की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर जाती है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कितनी ज्यादा एनर्जी को अब्जॉर्ब कर जाओगे, बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह। ठीक है, अगर मैं उस एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं करता तो वो सारी एनर्जी तुम्हारी वर्चुअल बॉडी के अंदर चली जाती है। और यहाँ पर मुझे एक स्पेशल टेक्निक पता है जिसकी मदद से तुम अपनी वर्चुअल बॉडी के अंदर भी अपनी इस एनर्जी को गैदर कर सकते हो, यानी कि तुम भी कल्टीवेटर बन सकते हो, लेकिन तुम्हें उस टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए जिससे तुम अपनी वर्चुअल बॉडी के अंदर एनर्जी को गैदर कर सको। फेंग हाओ को अब ये बात सुनने के बाद झटका लगता है कि उसे ये नई बात पता चली है कि उसके पास वर्चुअल फिजिक है। वर्चुअल फिजिक बहुत ज्यादा स्पेशल है, हालांकि तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा स्लो होने वाली है, लेकिन इसके बावजूद जितना ज्यादा तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी टेक्निक उतनी ज्यादा डेडली बनती जाएगी और तुम एक डेंजरस इंसान बन जाओगे। तुम्हारा फेंग हाओ से कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी नजर आती है तो फिर मैं यहाँ पर उस उम्मीद की किरण को जरूर पकड़ूंगा, क्योंकि मैं अपने फादर की प्राइड हूँ, मुझे अपने फादर की खोई हुई इज्जत को वापस दिलाना है और 3 साल का अरसा बहुत ज्यादा कम होता है और 3 साल में मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है कि मास्टर यांग डी जैसे लोगों को मैं सबक सिखा सकूं। मास्टर जो कि उसकी बॉडी के अंदर होता है वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही फैसला किया था कि तुम वो सही इंसान हो जिसको मैं सिखा सकता हूँ, तो अब मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी से बाहर निकलने वाला हूँ, जब मेरी इमेज यहाँ पर से रिलीज होगी तो प्लीज डरना मत। फेंग हाओ कहता है क्या तुम मेरी बॉडी के अंदर से बाहर निकलने वाले हो? और इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। कहता है क्या तुम मेरी बॉडी को फाड़ कर बाहर निकलने वाले हो? तो वो उसे कहता है नहीं नहीं, मैं एनर्जी फॉर्म में तुम्हारी बॉडी से बाहर निकलूंगा, ये बहुत ही आसान तरीका है, बस देखते जाओ। और इसी के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी शेप में बाहर निकलती है। जैसे वहां पर वो बाहर निकलती है तो इसी के साथ ही वो एनर्जी जो होती है वो एक छोटी लड़की की शेप ले लेती है और उसे कहती है चलो जल्दी से अब अपनी आंखें खोलो, डरना मत। फेंग हाओ अपनी आंखें खोलता है तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसके सामने एक छोटी सी लड़की होती है। तो वो उसे कहती है मेरा नाम लाओ लाओ है, लेकिन तुम मेरा नाम डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं पुकार सकते, आज के बाद से तुम मुझे मास्टर कहोगे, तुम मुझे सिर्फ मास्टर कह सकते हो या फिर मास्टर लाओ कह सकते हो, चलो जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेको और यहाँ पर मुझे वर्शिप करो एक मास्टर की तरह। जबकि हमारा फेंग हाओ से देखने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था, फिर साथ ही चिल्लाकर कहता है ये तो एक लोली है। तो जापानीज में लोली एक छोटी लड़की को कहते हैं, क्यूट छोटी लड़की को लोली कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा फेंग हाओ इस छोटी लोली को अपना मास्टर मान लेगा। तो गाइस एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।